हेलो सीए फाइनलिस्ट। तो आज है हमारी ऑडिट रिवीजन का सेकेंड लेक्चर। ये भी SQC 1 और SA 220 आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की डेट है 1 जनवरी। इसमें हमने ह्यूमन रिसोर्सेज तक पढ़ लिया था। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हमने ये देखा था कि हमें जितने भी हमें अपनी फॉर्म के अंदर जो भी ह्यूमन रिसोर्स हम रखेंगे वो कैपेबिलिटीज़, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट होना चाहिए, प्लस वो एक अप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करने में कैपेबल होनी चाहिए। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी होती है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। उसके बाद कंसल्टेशन में क्या होता है कि शुड बी टेक प्लेस इन द डिफिकल्ट और कंटेंशन मैटर विद इन और आउटसाइड द फॉर्म। ये एक MCQ का क्वेश्चन था कि आप कंसल्टेशन ले सकते हैं कि नहीं। तो हम ले सकते हैं अगर हमें किसी भी तरह की डिफ़िकल्ट या फिर कंटेंशियस मैटर हमारे सामने आता है, तो हम अंदर या बाहर विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म ले सकते हैं। और मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर, जो भी हमारे मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर होगा वो रिव्यू करेगा किनको, द लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर को। अब इसके बाद हमारे पिक्चर में आता है रिव्यूअर क्या कंसिडर करता है। रिव्यूअर कंसिडर करता है, ये इंपॉर्टेंट है, रिव्यूअर कंसिडर करता है वेदर कि जितना भी हमारी फर्म काम कर रही है वो एज़ पर अकॉर्डेंस विद द PRL रिक्वायरमेंट से कर रही है कि नहीं। PRL रिक्वायरमेंट मतलब प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी होती हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, और रेगुलेशंस जो हम पे लगते हैं उनके हिसाब से कर रहा है कि नहीं, एंड लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहा है कि नहीं। सिग्निफिकेंट मैटर्स, रिव्यूअर देखता है क्या वो PRL रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद में सिग्निफिकेंट मैटर्स कंसिडर हो रहे हैं कि नहीं, प्लस वो कंसल्टेशन लेना चाहता है तो भी ले सकता है। रिवाइज द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क परफॉर्म, वो देखता है कि मुझे किसी भी तरह का रिवीजन करने की ज़रूरत तो नहीं है इस काम में, प्लस जो भी वर्क परफॉर्म हुआ है वो अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और जो हमारा ऑल ओवर ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा है कि नहीं। तो जो रिव्यूअर आता है पिक्चर के अंदर, कंसीडर करता है क्या, सबसे पहले देखता है कि जो रिव्यूअर देखता है अकॉर्डेंस विद द PRL रिक्वायरमेंट। अगर आपकी PRL रिक्वायरमेंट है तो सिग्निफिकेंट मैटर्स भी होंगे। मैटर हैं तो क्या कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है, कंसल्टेशन ले रहे हैं तो क्या रिवीजन ऑफ द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट की ज़रूरत तो नहीं है। तो जो भी वर्क परफॉर्म हुआ है वो अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट हो रहा है कि नहीं, और जो एविडेंस है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो रहा है कि नहीं। उसके बाद में EQCR आता है। EQCR क्यों होता है, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ये फॉर्म के अंदर का या बाहर का कैसा भी आदमी हो सकता है। तो जो इसका बताया गया इसके पॉइंट्स वो ये है कि ये पार्टनर हो सकता है, पार्टनर फॉर्म में हो सकता है, मेंबर ऑफ ICI हो सकता है, क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है, प्लस विद एक्सपीरियंस एंड ऑथोरिटी। इसके पास एक्सपीरियंस एंड ऑथोरिटी भी होनी चाहिए। टू ऑब्जेक्टली इवेलुएट, मतलब ये कीवर्ड्स हैं इसके, ये ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट करे बिफोर रिपोर्ट इज़ इशूड। EQCR का काम, हम EQCR को हम बुलाते हैं अपने इंगेजमेंट पार्टनर का भी काम रिव्यू करने के लिए। कब बुलाते हैं, ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज़ में बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये आदमी अंदर का भी हो सकता है और ये क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है। ICI का तो मेंबर होना ही चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस्ड एंड ऑथोरिटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट करें बिफोर रिपोर्ट इज़ इशू। रिपोर्ट इशू होने से पहले जो भी इंगेजमेंट पार्टनर की फॉर्म होती है वो एक रिपोर्ट देने से पहले EQCR का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्लस सिग्निफिकेंट जजमेंट प्लस कंक्लूजन। ऑब्जेक्टिवली वैल्यूएट करेगा चीज़ों को बिफोर रिपोर्ट, प्लस सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड कंक्लूजन इसका मेंटेन हो जाना चाहिए। और ये खाली लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए ही होता है। अब जो रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं इसकी, सबसे पहले EP टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको अपॉइंट करने की। EQCR जो होता है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको अपॉइंट किया करता है, लेकिन इसको होना चाहिए, इसका ध्यान EP रखेगा। इंगेजमेंट पार्टनर का ये काम होता है, वो देखेगा कि EQCR अपॉइंट होना चाहिए, प्लस उसके साथ डिस्कस होना चाहिए सिग्निफिकेंट मैटर्स। और जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट की डेट होती है वो EQCR कंप्लीट होने से बाद की डेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि जो रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो आदमी अपॉइंट होना चाहिए और डिस्कस होना चाहिए उसके सिग्निफिकेंट मैटर्स, प्लस हमारा जो कंप्लीट हो जानी, हमारा जो ऑडिट कंप्लीट होगा इंगेजमेंट पार्टनर के द्वारा वो बाद की डेट होनी चाहिए। EQCR पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए फॉर लिस्टेड एंटिटीज़ होंगी। अब EQCR क्या दिखता है, EQCR हमने लिस्टेड एंटिटी के लिए अपॉइंट कर लिया तो वो देखता क्या है, वो देखता है कि जो फॉर्म है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इंडिपेंडेंट है तो सिग्निफिकेंट रिस्क क्या क्या थे, सिग्निफिकेंट रिस्क थे तो जजमेंट्स चेक करेगा, मटीरियलिटी,
जजमेंट देखेगा तो वो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट भी देखेगा, आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट। अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया कि नहीं और कम्युनिकेट, मतलब इसको सर ने याद करने का टेक्निक बताई थी। EQCR क्या दिखेगा, वो देखता है कि फर्म इंडिपेंडेंट है कि नहीं। जब हम कहीं इंडिपेंडेंस चेक करते हैं तो हम देखें वहाँ सिग्निफिकेंट रिस्क होता ही होता है। सिग्निफिकेंट रिस्क होता है क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व होता है। तो जजमेंट चेक करी जाती है, जजमेंट देखते हैं मटीरियलिटी की, उसके बाद जजमेंट होता है जैसे रिस्क होता है, प्लस मटीरियल रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट। कई बार ऐसा होता है मटीरियल मिस स्टेटमेंट हमें मिलता है आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट, उससे भी हमारा रिस्क होता है। उसके बाद में जब ये दो बातें हो जाती हैं तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया है कि नहीं, प्लस कम्युनिकेट। तो आप EQCR को कैसे याद करेंगे। EQCR जो हमने एक आदमी बुलाया है वो क्या देखेगा, EQCR देखता है फर्म की इंडिपेंडेंस, फर्म की इंडिपेंडेंस होने के साथ में सिग्निफिकेंट मैटर्स देखता है, मैटर्स में देखेगा जजमेंट कैसा है विद मटीरियलिटी। उसके बाद में रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट देखेगा, वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट देखने के साथ में अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया कि नहीं, कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट टू स्टार्ट विद गवर्नेंस। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन बाय EQCR जो आदमी होता है वो क्या चीज़ डॉक्यूमेंट करता है, वो डॉक्यूमेंट करता है प्रोसीजर परफॉर्म्ड, जो भी चीज़ें आपकी परफॉर्म हुई हैं, प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करे थे उसको डॉक्यूमेंट करेगा। प्लस EQCR कंप्लीट बिफोर रिपोर्ट, EQCR आपकी कंप्लीट हो जाए बिफोर रिपोर्ट, है ना, ये तो बात होती है, ये भी डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। प्लस नॉट अवेयर ऑफ द अनरिकॉर्डेड मैटर्स, कंक्लूजन नॉट अप्रोप्रिएट। तो डॉक्यूमेंटेशन बाय EQCR करेगा प्रोसीजर परफॉर्म, जो भी आपने अपने प्रोसीजर करे हैं उसको रिकॉर्ड करेगा वो। प्लस EQCR कंप्लीटेड बिफोर रिपोर्ट एंड नॉट अवेयर ऑफ द अनरिजॉल्व मैटर, कंक्लूजन नॉट अप्रोप्रिएट। उसके बाद कैन EP कंसल्ट EQCR ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, जैसे एज लॉन्ग एज इट डजेंट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द एंगेजमेंट। हाँ, जो EP होता है वो कंसल्ट कर सकता है EQCR से ऑडिट के टाइम पे, एज लॉन्ग एज इट डजेंट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द एंगेजमेंट। तो हम यहाँ पे देखिए जो EP होता है वो कंसल्ट कर सकता है EQCR से ड्यूरिंग एंगेजमेंट। तो हाँ, एज लॉन्ग एज इट डजेंट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द एंगेजमेंट, अगर हमारे एंगेजमेंट की क्वालिटी इफेक्ट नहीं कर रही है तो जो EP होता है वो कंसल्ट कर सकता है। रिव्यूअर को ऑब्जेक्टिविटी तो मेंटेन करनी है उनको। उसके बाद एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, डॉक्यूमेंट के अंदर जो असेंबली होती है द फाइनल एंगेजमेंट फाइल, जब ऑडिट कर रहा होता है, इसके अंदर सिर्फ ऑडिट की बात करी गई है, किसी और तरीके की असेंबली ऑफ एंगेजमेंट फाइल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ऑडिट की हो रही है। तो वो टाइम लिमिट इज़ नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट। जब आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दी है तो उसके 60 डेज़ के अंदर आपको असेंबली ऑफ एंगेजमेंट फाइल कर लेनी है चाहिए। प्लस उसको रिटेन कितने दिन के लिए आप करेंगे, फॉर नो शॉर्टर देन 7 ईयर्स, 7 साल से कम के लिए नहीं करेंगे, 60 दिन और 7 ईयर्स। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसके अंदर बनता है कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस। अगर आपकी फर्म के ऊपर कंप्लेंट्स एलिगेशंस लगती हैं तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखनी होती है कि जो कंप्लेन है वो अंदर से आ रही है या फिर बाहर से उठ के आ रही है। फर्म शुड एप्रोप्रिएटली डील विद द PRL रिक्वायरमेंट, PRL मतलब कि बाहर की तरफ से आ रही हैं, प्रोफेशनल लीगल और रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अंदर से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, ये मतलब कंप्लेन है। और मे ओरिजिनेट विद इन और आउटसाइड द फर्म, क्लियरली डिफाइन द चैनल होना चाहिए कि ये परेशानी जब किसी भी तरह कंप्लेन आएगी तो उसको प्रॉपर डील कौन करेगा, तो एक चैनल होना चाहिए हमारे पास में। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सच कंप्लेन एंड एलिगेशंस की, सुपरवाइज होना चाहिए विद द अथॉरिटी एंड एक्सपीरियंस। प्लस अगर हमें लीगल काउंसिल की जरूरत पड़े तो वो भी हम इसके अंदर करें। प्लस हमने जो इन्वेस्टिगेशन करी है वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट एक्शंस इसके लिए लेने चाहिए। और इसका जो लास्ट पॉइंट होता है मॉनिटरिंग, वो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, मैंने उसको नहीं याद कर रही। तो कंप्लेन एंड एलिगेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके अंदर बस ये होता है कि हमें देखना होता है कि जो हमारी कंप्लेन आ रही है वो आउटसाइड द फर्म है या फिर इनसाइड है, PRL रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग है या फिर क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म के रिगार्डिंग है। प्रॉपर चैनल होना चाहिए जिससे कि कोई भी आदमी जो कंप्लेन रेस कर रहा है और जो उस कंप्लेन को डील करने वाला है उनके बीच में किसी तरह का बैरियर ना होना चाहिए, वो उसको चीज़ को प्रॉपर डील कर सकें। प्लस सच इन्वेस्टिगेशन जो होती है कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन, इन्वेस्टिगेट सच कंप्लेन एलिगेशन जो भी है उसको इन्वेस्टिगेट करो, प्लस सुपरवाइज करो विद अथॉरिटी एंड एक्सपीरियंस। प्लस लीगल काउंसिल की ज़रूरत पड़े तो भी ले लेना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो भी हमने करी है वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और प्रॉपर एक्शंस लेने चाहिए। और लास्ट में मॉनिटरिंग। इस तरीके से हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। तो जो हमने मेन चीज़ें इसके अंदर पढ़ी है मैं एक बार फिर से उनको इंक्लूड करना चाहूँगी। सबसे पहले हमने देखा था ऑब्जेक्टिव क्या होता है, PRL रिक्वायरमेंट
को फॉलो करना प्लस एप्रोप्रिएट रिपोर्ट देना। इंगेजमेंट पार्टनर पे हमने 3 पॉइंट देखे थे। आईसीआई का मेंबर होना चाहिए, उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द क्वालिटी उसके ऊपर होती है, और उसके पास अथॉरिटी भी होती है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल बनाने के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 5 होते हैं। पूरा चैप्टर उसी में घूमता है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, और इंगेज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मॉनिटरिंग। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉनिटरिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर जो इंगेजमेंट पार्टनर और EQCR वाले पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी विद इन द फर्म, इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट आती हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इसेंशियल। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी के अंदर भी 4 बातें आती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी बताता है हमें EP की बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करनी है, मतलब क्वालिटी मेंटेन करनी है, और ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, प्लस कोई भी टीम एबिलिटी टू रेज द कंसर्न होना चाहिए, प्लस क्वालिटी इसेंशियल होना चाहिए। अपहोल्डिंग द क्वालिटी ऑफ द फर्म में 4 पॉइंट्स आते हैं कि खुद का जो हमारा पर्सनल पॉलिसी प्रोसीजर है वो डेमॉन्स्ट्रेट होना चाहिए कमिटमेंट टू क्वालिटी, वो खुद ही ऐसा होना चाहिए पॉलिसी प्रोसीजर की वो कमिटमेंट हो क्वालिटी के लिए। दूसरी चीज़ कि सफिशिएंट रिसोर्सेज हमारे डिवोट होने चाहिए प्रॉपरली क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तीसरी चीज़ कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ द फर्म, प्लस वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट हमको पहले ले लेनी चाहिए एक्सेप्ट करने से पहले। तो ये क्वालिटी ऑफ द फर्म मेंटेन होती है। एथिकल रिक्वायरमेंट 5 बातें होती हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट पॉलिसी, सबको कम्युनिकेट करो। उसके बाद कम्युनिकेट करके आइडेंटिफाई करो कि इंडिपेंडेंट तो है ना, थ्रेट तो नहीं है, अगर वो मिलता है तो उसको एलिमिनेट करो, एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है तो विड्रॉल कर लो। और अगर किसी केस में ब्रीच होती है इंडिपेंडेंस की तो आपको क्या करना होता है, प्रॉम्प्टली नोटिफाई करना होता है। किसको करते हैं, EP को करते हैं, एंड जो अदर जिसकी गलती होती है उसको करते हैं। उसके बाद प्रॉपरली कम्युनिकेट बाय द EP एंड अदर टू फर्म, एक्शन टेकन क्या लिया वो भी बताना होता है, रिजॉल्व किस तरीके से करा है उसको। उसके बाद जो रिटन कन्फर्मेशन आपको एनुअली देनी होती है अपनी इंडिपेंडेंस की, और जो ऑडिट फर्म्स होती हैं उसके अंदर EP 7 साल में ही उसको रोटेट हो जाता है वो। एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस क्लाइंट रिलेशनशिप, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है जो कि सेकी वाला है कि अगर आप एक्सेप्ट और क्लाइंट रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ द क्लाइंट करने से पहले क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं। एस फॉर सिग्निफिकेंट मैटर्स, E फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट, C फॉर कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंसी टाइमिंग एंड रिसोर्सेज, एंड I फॉर इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, मतलब इंटीग्रिटी ऑफ द ओनर। अब इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट कैसे देखते हैं, वो देखते हैं कि इसने हमें प्रपोज क्यों करा है, नेचर देखेंगे उसकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका एटीट्यूड देखते हैं, एग्रेसिवनेस देखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं है, प्लस इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन हमारे स्कोप पे तो नहीं लगाया। उसके बाद कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटीज़ एंड टाइमिंग रिसोर्सेज भी हम खुद का देखते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास नॉलेज है कि नहीं, एक्सपर्टाइज है कि नहीं, और हम एक्सपीरियंस है कि नहीं, एक्सपर्ट की नॉलेज ले सकते हैं कि नहीं, EQCR ले सकते हैं कि नहीं, प्लस क्या हम डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट अगर आपको करना होता है तो आपको सबसे पहले डिस्कस करना होता है, डिस्कस विद द क्लाइंट। डिस्कस के बाद अप्रोप्रिएट टू द विड्रॉल आपको लगता है तो फिर आपको डिस्कस करना होता है वो चीज़, फिर आपको देखनी होती है यहाँ पे PRL रिक्वायरमेंट तो नहीं आ रहा है, और इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर बस ये देखना होता है कि वो CCC होना चाहिए, कैपेबिलिटीज़ कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट, प्लस EP टू इशू द अप्रोप्रिएट रिपोर्ट। ये हमने कल तक का रिवाइज किया। उसके बाद आज वाला क्या था, कंसल्टेशन जो होता है वो टेक प्लेस इन डिफ़िकल्ट और कंटेंशन मैटर विद इन और आउटसाइड द फर्म आप ले सकते हैं, प्लस मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर जो होता है वो लेस एक्सपीरियंस को कंसल्टेशन दे सकता है। जो रिव्यूअर होता है वो क्या कंसिडर करता है, रिव्यूअर देखते हैं अकॉर्डिंग्स विद द PRL रिक्वायरमेंट। रिव्यूअर जो अपॉइंट होता है वो देखता है PRL रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं, प्लस सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स के बाद में कंसल्टेशन ले सकता है वो, और देखता है रिवीजन ऑफ द नेचर टाइम एंड एक्सटेंड करने की ज़रूरत है कि नहीं, जो वर्क परफॉर्म हुआ है वो अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट हुआ है कि नहीं, एविडेंस सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है कि नहीं। इसको हम रिवाइज करेंगे, मुझे अच्छे से याद नहीं अभी। EQCR कौन होता है, फॉर्म के अंदर का या बाहर का कैसा भी आदमी हो सकता है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर उसको बोलते हैं। पार्टनर इन द फॉर्म हो सकता है, ICA का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है, आउटसाइड द फॉर्म भी हो सकता है। विद एक्सपीरियंस एंड ऑथोरिटी उसके अंदर होनी चाहिए टू ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट बिफोर रिपोर्ट इज़ इशूड। उसका काम रिपोर्ट इशू होने से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, प्लस सिग्निफिकेंट जजमेंट प्लस कंक्लूजन्स होनी चाहिए। ओनली फॉर द लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए हम उसको अपॉइंट करते हैं। रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं, EP जो होता है वो खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और उसका
EQCR अपॉइंट वो करता है, सिग्निफिकेंट मैटर्स के साथ डिस्कस करता है, और जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट होती है वो उस डेट से EQCR के डेट से पहले की नहीं होनी चाहिए, उसके बाद की होनी चाहिए। EQCR क्या क्या देखता है, वो देखता है फॉर्म इंडिपेंडेंट है कि नहीं, फॉर्म इंडिपेंडेंट है तो सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नहीं, सिग्निफिकेंट रिस्क उसके अंदर किसका होता है, जजमेंट का हो सकता है मटीरियलिटी को लेके, या फिर अनकरेक्टेड मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, अनकरेक्टेड नहीं, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। उसके बाद उसने वो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया कि नहीं, और वो कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट एंड डिस्चार्ज विद गवर्नेंस होता है कि नहीं। उसके बाद डॉक्यूमेंट बाय द EQCR क्या डॉक्यूमेंट करता है, उसने क्या क्या काम किया, वो प्रोसीजर परफॉर्म प्लस कंप्लीट बिफोर द रिपोर्ट से पहले उसने कंप्लीट कर लिया कि नहीं, और उसने जो भी उसको ये भी बताना होता है कि मैं अवेयर नहीं था, नॉट अवेयर ऑफ द अनरिजॉल्व मैटर्स, है ना, अनरिजॉल्व मैटर्स जो रहे हैं उनके बारे में मैं अवेयर ही नहीं था, तो कंक्लूजन अप्रोप्रिएट नहीं है, ये भी उसको पता नहीं है। मतलब सर बोल रहे थे इसमें नॉट लगा के इंग्लिश का खेल है, ऐसा आप लाइन लिख देना, नॉट अवेयर ऑफ अनरिजॉल्व मैटर, मुझे पता ही नहीं था कि अनरिजॉल्व मैटर है, तो मैं बोलूँगा कि सब कुछ क्लियर है, ऐसे करके। अब होता है कि जो EP होता है वो EP कंसल्ट कर सकता है EQR से, किसी भी EQCR से ड्यूरिंग द ऑडिट, बस उसको ऑब्जेक्टिविटी अपनी मेंटेन करनी होती है। इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में बात करें, असेंबली ऑफ द फाइल जो होती है इंगेजमेंट फाइल, वो उसको 60 डेज़ के अंदर करनी ही करनी होती है आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट इशूड, और 7 साल तक उसको रिटेन करना होता है। अगर कोई कंप्लेन कर देता है तो आपको देखना है कि वो इनसाइड द फॉर्म स्टार्ट हुआ है या फिर आउटसाइड द फॉर्म हुआ है, PRA रिक्वायरमेंट के अंदर आया है या फिर क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर आया है, मेरी फॉर्म के अंदर जो मैंने लगा रखे हैं उस पर आया है, विद इन द फॉर्म हुआ है, आउटसाइड द फॉर्म हुआ है, प्रॉपर चैनल होना चाहिए, प्रॉपर चैनल होने के बाद में इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, सच कंप्लेन एंड एलिगेशन का इन्वेस्टिगेट होना चाहिए विद एन एक्सपीरियंस और ऑथराइज पर्सन, प्लस अगर हमको काउंसिल लीगल काउंसिल की मदद लेनी पड़े तो भी हम उसमें ले सकते हैं। उसके बाद में इन्वेस्टिगेट एंड डॉक्यूमेंटेड, हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए प्लस उस चीज़ को डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए और अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए, अप्रोप्रिएट एक्शन हमें ले लेना चाहिए। मॉनिटरिंग मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं करा। तो मेरी तरफ से SQC 1 और 220 का रिवीजन यहाँ ख़त्म होता है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूँगी उनको भी डिस्कस करूँ। ओके, थैंक यू। आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें। ओके, बाय।